वर्तनी व्यवस्था, ये हम वर्तनी के बारे में लेक्चर तो पाठ तो पहले पढ़ चुके हैं। वर्तनी हमारा क्या, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है ना। मेन तो हमारा शुद्धता है, जो हम बोलते हैं जितना हमारा उच्चारण शुद्ध होगा उतना ही हमारा लेखन भी शुद्ध होगा। इसलिए परिभाषा में सबसे पहले तो ये देखो, जो भी हम बोलते हैं अर्थात मौखिक शब्द, इसके लेखन में जो भी चिन्ह प्रयुक्त होते हैं, लिपि चिन्ह, उसको व्यवस्थित रूप जो लिखा जाता है कि क्रम उसका जो भी होगा, व्यवस्थित रूप का मतलब है कि इसके बाद ये और इसके बाद ये, जैसा उच्चारण होगा, र हम बाद में बोल रहे हैं तो बाद में ही लिखा जाए, र पहले बोल रहे हैं तो पहले ही लिखा जाए, तो उसका जो व्यवस्थित रूप होगा उसे वर्तनी कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि जिन शब्द में कोई भी एक शब्द लिखा जा रहा है, जो बोल रहे हैं उसे जो लिख रहे हैं, उसमें जितने भी वर्ण होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, जितनी भी मात्राएं होती हैं, उसे जिस अनुक्रम में वो बोली जाती है, प्रयुक्त होती हैं, उसे उसी ही क्रम में लिख लेना वर्तनी कहलाता है। इसलिए हम शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखते हैं, अशुद्ध शब्दों को बताते हैं कि क्या अशुद्ध है और क्या गलत है, क्या ठीक है। वर्तनी के अंदर हमें ये हमारे वो वर्ण हैं। इस वर्तनी के अंदर जो मेन जो मुझे सिखाना है वो संधि संबंधी सिखाना है। इसमें संधि का भी मेल कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब हमारे पास स्वर है 11, अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ। आपको बता रखा है प्रत्येक व्यंजन हलंत वाला होगा, हलंत के बिना जो होगा उसमें अ हमारा जुड़ा होगा। वर्तनी में ही हम देखेंगे वर्ण विच्छेद। हम वर्ण विच्छेद अगर सीख लेते तो हमें संधि भी समझ में आती है। ये एक वर्ग है, इसको हम एक वर्ग बोलते हैं, 5 वर्णों के समूह को। और इसका नाम क्या होगा, जो इस वर्ग का पहला वर्ण होगा उसे हम वर्ग बोल देंगे क वर्ग, तो हमारे व्यंजन याद करने आसान रहेंगे। दूसरा है च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और 5वां है प वर्ग। ये वर्ग 5 हो गए। उसके बाद हमारे ये 25 व्यंजन हैं कुल। ये 25 व्यंजन हमारे ये हैं जो वर्गों के हिसाब से उच्चारण की दृष्टि से। उसके बाद ये हमारे, इसको हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं, य, र, ल, व। उसके बाद हमारे हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का होता है गर्मी, हमारे मुख की ध्वनि से जब बोलते समय गर्म हवा निकले, इन चारों वर्णों को बोलते समय गर्म हवा निकलेगी, श, श, ठीक है। अंतस्थ अंदर से, य गले के हमारे आंतरिक हिस्से से निकलती है, तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। अब आता है हमारा संधि विच्छेद। कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा शब्द ठीक है और कौन सा गलत है। ये नहीं कि रटी रटाई लाइनें हमारे पास हमें याद हों कि संजय ऐसे लिखा जाता है, संदीप ऐसे लिखा जाता है। हमारे व्याकरण जो है नियमों पर आधारित है बच्चों, इसलिए हम इसको सिद्ध करेंगे कि इनमें संदीप कौन सा ठीक है या संजय कौन सा ठीक है। देखने को संदीप एक ये है हमारा और दूसरा ये है। यदि हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो हमें पता चलेगा ठीक कौन सा है। उसके लिए नियम क्या आता है, नियम है ये अनुस्वार। अब अनुस्वार का प्रयोग होने लगा। पहले इन 5 व्यंजनों का प्रयोग होता था लेखन में। अब ये जो 5 व्यंजन है इनका लेखन अब नगण्य हो गया है। कभी आपने देखा है अंगय लिखा हुआ कहीं या य लिखा हुआ, लेकिन इसको सिद्ध कैसे किया जाए, इन सब को उन्होंने अनुस्वार में डाल दिया है। इसलिए जब संधि आती है, संधि में विसर्ग के रूप में आ जाता है ये कि उसको बोलने से व्यंजन में भी आता है कि म हो जाए तो वो उसे अनुस्वार में बदल दो। बदलें कैसे, इसलिए मैंने संधि शब्द बीच में ऐड किया है। अनुस्वार क्या है, हमारा रेखा के ऊपर बिंदी। इसका नियम, पहला नियम क्या है बच्चों, कि जो ये स्पर्श व्यंजन है, किसी भी स्पर्श व्यंजन के ऊपर यदि बिंदी लगी होगी तो वो अनुस्वार जो है
वो उस वर्ग के 5वें व्यंजन में बदलेगा। कब? जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे। अब ये देखो संदीप है, ये न ठीक है या नहीं, इसको अगर हम वर्ण विच्छेद करें, स में क्या जुड़ा हुआ है बेटे? क्योंकि वर्ण विच्छेद करना, ये हलंत होता तो अ नहीं था, हलंत नहीं है ना, तो क्या है इसमें अ जुड़ा है, तो अ हटा अ करते ही इसे ये व्यंजन हलंत वाला हो जाएगा। इसके बाद न आधा ही है, तो हमने इसके अंदर न आधा लगा दिया, हो गया। उसके बाद द में कौन सी स्वर लगा हुआ है? बड़ी ई, तो बड़ी ई अलग कर दी। इस प में कौन सा स्वर लगा हुआ है? प जमा में अ, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो अब ये अनुस्वार है, क्या ये ठीक लगा कि नहीं लगा? इसको भी वर्ण विच्छेद करके देखेंगे। स है, स के अलग करा तो इसमें ए लग गया। अब ये अनुस्वार में कौन सा न आना चाहिए या कोई और आना चाहिए? हमें क्या देखना है? जहाँ अनुस्वार लगा होगा, अनुस्वार से अगला वर्ण क्या है? द। हम यहाँ आएंगे स्पर्श व्यंजनों पर। द ये है, द का 5वां व्यंजन क्या है? इसका मतलब जहाँ अनुस्वार होगा उसके 5वें वर्ण में वो बदल जाएगा। तो ये जो अनुस्वार है, द का 5वां व्यंजन क्या है? न। हलंत आ गया, इसका अनुस्वार में बदल गया। फिर वो द आ गया, द में बड़ी की मात्रा, फिर प में अ। तो ये हमारा सिद्ध होता है, ये संदीप तो हमारा ठीक है। हो गया क्लियर? अब ये जो न, इसको ऐसे लिख दें तो क्या ठीक है? अब यहाँ हम इन दोनों को मैच करेंगे। क्या ये दो, ये तो हमें कंफर्म हो गया ठीक है। ये क्या ये ऊपर भी सेम बन रहा है? ये स अ न द ई प अ सेम हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये संदीप भी ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि दोनों में संदीप क्या ठीक है? दोनों ही ठीक है, क्योंकि ये जो अनुस्वार है वो न में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि उसके बाद वाला जो द है, द का 5वां वर्ण न ही आता है। हो गया ठीक? समझ आ गया? अब हमारा ये तीसरा देखते हैं, संजय। स में अ है, मात्रा स में अ की मात्रा है। अब अनुस्वार को आप न लिखते हैं, जो हम अक्सर सीखते हैं, न डाल दिया। ज में स्वर है ए का, उसके बाद य में स्वर है ए का। हो गया? अब हमें देखना है कि क्या ये अनुस्वार न में ही आना चाहिए। ये है संजय, स जमा में अ, जमा ही हिंदी में हम इसको जमा को धन बोलते हैं। न, फिर आ गया ज। अनुस्वार का ये ज का न आएगा क्या नहीं? पहले तो हमें ज देखना चाहिए था। ज है, ज का 5वां वर्ण क्या है? य। तो ये अनुस्वार हमारा य में बदलना चाहिए। ठीक? न आ गया, जमा ज जमा अ य जमा अ। ठीक? अब ये देखिए संजय, स जमा अ य जमा अ, यह व्यंजन ही है। फिर उसके बाद ज जमा अ जमा य जमा अ। अब आप देखें कि क्या संजय ये ठीक लगेगा, क्योंकि ये अनुस्वार का तो हमें पता ठीक है। ये अनुस्वार के साथ ये संजय ठीक है या फिर ये संजय ठीक है? इसके देखें, हमारा ज के साथ कौन सा 5वां वर्ण जा रहा है? य। तो ये संजय ठीक है, ये संजय ठीक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा और ये ठीक हो जाएगा।
तो ये शब्दों के आधार पर हम देख सकते हैं। नॉर्मली तो हमें आता है, अनुस्वार की दिक्कत आती है वर्तनी के समय में, अनुस्वार में कौन सा ठीक होगा। कई बार आप कंपटीशन टेस्ट में जाते हैं तो वो आपको लिख के दिखाते हैं कि संदीप कैसे, ये संदीप ठीक है, ये संदीप ठीक है, फिर संदीप में कभी य डाल देंगे, कभी अंग डाल देंगे। तो आपको अनुस्वार के बाद यही देखना है कि इसका पांचवा वर्ण जहाँ मिलेगा वो आपका ठीक होगा। ये आपकी वर्तनी व्यवस्था के हिसाब से ठीक है। अब ये चीज़, अब आता है एक चीज़ और, ये जो 5 स्पर्श व्यंजन हैं, 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो अनुस्वार न में परिवर्तित हो जाते हैं। हम उसको न में डाल देते हैं कि ये न में परिवर्तित होंगे, न तो हम लिखते हैं इनके लिए, लेकिन इनके लिए क्या होगा, ये जो 5 होंगे ये अनुस्वार हमारे म में परिवर्तित होंगे। इस अनुस्वार, जो भी हमारा अनुस्वार को हम न में डाल देते हैं क्योंकि न साउंड आती है, लेकिन अगर ये हो तो ये जब वर्ण विच्छेद होगा वहाँ न नहीं बल्कि म आएगा। ये जो हमारे 8 व्यंजन हैं, ये 8 व्यंजन हमारे म में परिवर्तित होते हैं। बात समझ में आ गई। अब हमें संयम करना हो तो हम इस ये है तो ये अनुस्वार हमारा न में परिवर्तित नहीं होगा, ये अनुस्वार हमारा म में परिवर्तित होगा। स अ, उसके बाद ये अनुस्वार हमारा म में आएगा, क्योंकि य का हमने बताया है ये 8 व्यंजन जो है अनुस्वार के बाद अगर ये होंगे तो वो म में परिवर्तित होंगे, तो ये म में परिवर्तित होगा। उसके बाद य अ म अ, ये आपका शुद्ध वर्ण विच्छेद है। क्योंकि अब हमेशा अगर आपको ये चीज़ नहीं समझाते तो आप इसको भी आप न में परिवर्तित करते और आपको वर्ण विच्छेद आता नहीं। वर्ण विच्छेद पहले सिखा रखा है आपको, इसलिए डिफरेंस जो है बतानी ज़रूरी थी आपको, ठीक है। इसके बाद अब आता है आपका री का मैंने आपको सिखा रखा है। जो नीचे वाला र है वो वर्ण के बाद प्रयोग तो होता है, इसलिए जब हम बोलेंगे उच्चारण हमारा ठीक होना चाहिए। क्रम, जो ऊपर र होता है वो उस वर्ण से पहले बोला जाता है। कर्म, ये जो री है ये ररी बोलते हैं, इसको ररी बोलते हैं। ररी का कैसे है, ये हमारी अ का उच्चारण बोल देते हैं, इसको अ की मात्रा बोल देते हैं। वैसे ये ऐसे क्यों डाली है, क्योंकि आ की मात्रा तो अंत में आएगी, इस प्रकार से ये अ की मात्रा हम बीचों बीच डाल देते हैं ऐसे, क्योंकि शीरो रेखा ये जो ये खड़ी रेखा ही मिलती है। तो इसके साथ जो हमारा एक र लगा हुआ है ऐसे, ये क्या बोलते हैं, र बोला ना, क्र, ये र है। फिर ये एक तरफ ये र हो गया, दूसरा भी र हो गया, तो इसीलिए इसको ररी बोला जाता है। री, इसकी मात्रा में फिर क्या आएगा, र जमा ई अ, तो ये बनेगा री। इसमें 2 र होते हैं, इसलिए डिफरेंस बताया गया। अगर हमें अगर क्री डालना हो तो फिर इसका री क्यों लिखा हो, हमें ये सारे र तो हैं, फिर हमने क जमा में अ ये र क्यों नहीं डाल दिया, तो डबल र आएगा। डबल र के लिए हमें इसके साथ री की मात्रा डालनी पड़ेगी, इसलिए ये जो मात्रा जब भी आ जाए तो आप उसके साथ री का प्रयोग करें, क्योंकि इसमें 2 री हैं, एक य और एक ये वाली। तो ये जो चीज़ शो करती है इसके साथ ये प्रदर्शित करते हैं, इसकी मात्रा ये री है, इसमें 2 र होते हैं। समझ आया। ऐसे ही अब श्र है, कभी श्र का आ जाए तो ये जो हमारा संयुक्त व्यंजन है, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। वर्ण विच्छेद के दौरान जब भी हम इसके टुकड़े करेंगे तो इसके दोनों ही वर्णों को अलग कर देंगे। हमें पता है इसका क्या है, क जमा श, फिर उसके बाद अ, क्योंकि इसमें अब तो है ही ना ये वाला। और ये जो संयुक्त व्यंजन है 2 से बना है, क जमा श से, ये त जमा र से, उसके बाद ये अ, ये हमारा पूरा व्यंजन बनता है ये वाला। ये क्या बनेगा, ज्ञ, ज जमा में य, शुद्ध उच्चारण इसका ज्ञ है। हमारी प्रचलित भाषा में इसे बोलते हैं अज्ञ, लेकिन अज्ञ में फिर आप ग और य डालेंगे, इसलिए उच्चारण ज्ञ ही रखें,
ठीक है। ये श्र, श जमा र, उसके बाद आपका अ, ये देखिए श्र, श र अ। अब इस ये जहाँ भी आ जाएगा, अब ये श्रृंगार था, श्र जो है ये बन गया श से, लेकिन इसके साथ क्या लगी हुई है, री की मात्रा, तो हम एक ये मात्रा डालेंगे, ना कि कोई भी रे डाल देंगे। फिर ग, उसके बाद आ, उसके बाद र, उसके बाद अ। अब आ गया ऊपर बिंदी। अब बिंदी का हमने प्रयोग नहीं किया। बिंदी के बाद जो अनुस्वार, उसके बाद क्या है हमारा, ग। तो कौन सा आएगा इसमें, हमें यहाँ देखना होगा। ग है, ग का 5वां वर्ण क्या है, अंग। तो ये अनुस्वार में यहाँ लिखा जाएगा। ये देखो, हम ये नोटिस करना कि वर्ण विच्छेद में इस बिंदी का प्रयोग कौन सा वर्ण लगेगा, इसलिए हमें यहाँ पे ग था, ग का 5वां वर्ण अंग होगा, वो अनुस्वार अंगे में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक र का लिखित रूप ये है, ये वाला, दूसरे र का लिखित रूप ऊपर, तीसरे रीरी है, और चौथा आपका आता है ये वाला। ये आपको बताया था, जब भी शिरोरेखा होगी वो नीचे चला जाता है, लेकिन जिसमें ये जो शिरोरेखा कह रही है, खड़ी रेखा, इसको पाई अगर नहीं होती है, तो कुछ वर्ण, ये ट वर्ग के जो वर्ण ऐसे हैं जिसमें आपकी पाई नहीं होती, ये इसको बोलते हैं पाई। जहाँ भी खड़ी रेखा होती है उसको पाई बोलती है। यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है, लेकिन यहाँ पाई नहीं है, यहाँ घुंडीदार आकार है। ट में भी, ठ में भी, ड में भी, ये सारी घुंडी हैं यहाँ पर। तो इसको र, इसके नीचे र दिखाने के लिए इसके नीचे हमें ये स्टैंड रूप में एक र दिखाना पड़ता है। एक और भी प्रयोग होता है विराम चिन्हों में इसी डिज़ाइन का, इसी आकृति का, वो है हमारा त्रुटि परक। त्रुटि परक चिन्ह विराम चिन्ह में, उसका या तो ऐसे ही प्रयोग करते हैं या फिर ऐसे प्रयोग करते हैं। ये कहाँ प्रयोग होता है, लिखते लिखते राम स्कूल जाता है, मान लो हमने ये लिखा राम, और हमें स्कूल लिखना भूल गए, तो ये त्रुटि माने गलती सुधारने का चिन्ह। तो हम इसके बीचों बीच ऐसे एक चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ लिख देंगे स्कूल, तो पढ़ा जाता है ऊपर। बच्चे क्या करते हैं, उसे नीचे लिखते हैं। कभी भी लेखन में नीचे नहीं लिखना आपको, ये त्रुटि पर चिन्ह जाता है ऊपर की ओर, तो पढ़ा ऐसे जाएगा, ना कि ऐसे। ठीक है, इसको त्रुटि पर चिन्ह भी कहते हैं। लेकिन जब ये इसके नीचे आएगा तो ये हमारा र है, जैसे इसका करने के लिए र के साथ कौन सी मात्रा लगी है, र के साथ कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ, हो गया अलग। उसके बाद षटकोण, आधा ही है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो ये पूरा हो गया। इसके बाद ट है, ट के नीचे अब ये क्या है, र, उसको कौन सी मात्रा है, उसका स्वर है बड़ी ई। यदि इसमें नहीं होता तो ए लगा देते। अब य में कौन सी मात्रा है, अ। जैसे स्वर हटेंगे वो सारे व्यंजन हलंत में परिवर्तित हो जाएंगे। अब आ गया नक्षत्र। ये नया क्यों डाला है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन को भी हमें खोल कर देखना है। इसका ये तो बहुत आसान है, इसके जो दो टुकड़े हैं, दो वर्णों से जो मिलकर बना है, उसे अलग कर दें। न के साथ स्वर है अ का, अ अलग होते ही ये हलंत हो जाएगा। फिर क, अक्ष, और उसमें ये क्या है हमारा स्वर अ का, हो गया पूरा। अब त्र का, त, र और अ, ये हमारा वर्ण विच्छेद हो गया। समझ आ गया। इसको अब संधि के साथ मैं आपको जोड़ती हूँ। इसमें क्या है बच्चों, संधि का जो सिखाते समय हमारा अर्ध स्वर 2 माने गए हैं। अर्ध स्वर 2 माने गए हैं, वो एक तो है य और एक है व। याद करो जब मैंने आपको अयादी संधि कराई थी, अयादी संधि में यही सिखाया था ना, ई जमा अन्य स्वर आ जाए तो वो य में परिवर्तित हो जाएगा।
बताया था ना। ऐसे ही ऊ के साथ अन्य स्वर आ जाए तो वो व में परिवर्तित होगा। यानी ये स्वर संधि के अंदर आए हुए हैं, य और व, लेकिन कहीं व्यंजन संधि में नहीं है। इसलिए इन दो वर्णों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्योंकि आधा स्वर इसमें जुड़ा हुआ है। तो हम य को हम आधे स्वर के रूप में लिखते हैं ई, और व को लिखते हैं ऊ में। अगर इतना समझ में आ गया तो आपको ये आगे कराऊं फिर मैं, ठीक है। अब हम इसका उच्चारण, इसका संधि विच्छेद करके देखेंगे। साधारण से अगर वर्ण विच्छेद करें तो प में क्या है, कौन सा स्वर लगा हुआ है, अ। व में अ, न में अ। स्वर अलग होते ही व्यंजन क्या हो जाएंगे, हलंत वाले। तो एक तो ये हो गया विच्छेद। कई बार आपके कंपटीशन टेस्ट में इसके 4 भेद पाते हैं और आप इसी को ठीक मान के आएंगे तो ठीक है ही है, लेकिन दूसरा रूप भी है। आपने अभी व को अर्ध स्वर के रूप में क्या लिखा है, ऊ। ये सिद्ध करेंगे यहाँ पर कि क्या सच में संधि में वो मात्रा बनती है, प अ। जहाँ व है, व को हम ऊ में भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि अर्ध स्वर है ये। क्योंकि ये हलंत आते ही, हलंत वाला जो य और वो होगा वो ऊ में परिवर्तित होगा, और यह हलंत वाला को ई में। तो ये हम ऊ में परिवर्तित कर सकते हैं अपने आप से, संधि का नियम बना रहे हैं। उसके बाद अ, उसके बाद न, उसके बाद अ, ठीक है। प जमा अ, प बनता है, और ऊ, अ और ऊ क्या मिलकर बनता है, अ और ऊ। ये हलंत है हमारा, अभी इसको हलंत ही मानो। ए और ऊ स्वर संधि का नियम आता है, ए और ओ, तो ये ओ बन गया। ये अ न अ, अ न में अ जुड़ गया तो न बन गया पूरा का पूरा, क्योंकि अ तो वो स्वर है, उसके साथ तो जोड़ने की जरूरत नहीं। न के हलंत वाले इसके साथ ए स्वर जोड़ेंगे तो क्या बना, वो न पूरा बन गया बिना हलंत वाला, ठीक। पे और ओ क्या बनता है, पो, पो बनता है ना। उसके बाद अन, पो जमा अन क्या बन गया, पवन। तो हमारी संधि के हिसाब से ये विच्छेद ठीक है। अगर ये विच्छेद भी आ जाए तो ये विच्छेद आप ठीक कहेंगे। बात समझ में आई अब, क्योंकि ये हमारा अर्ध स्वर है, वह अर्ध स्वर वह आते ही हम इसे ऊ में लिख सकते हैं। इसी जब संधि आती है, पो जमा में अन पवन कैसे बना, अब बात समझ में आई हमारी। क्योंकि पो जमा अन का मतलब यही है, ये जो यहाँ से टुकड़े जुड़े, पै में ए जुड़े तो प बन सकता है, लेकिन ऊ और अ का क्या, फिर ऊ और अ में, ऊ में अ जुड़ा तो वह बन गया। अगर आप इसको भी जोड़ लेते तो भी वह बनता है। इसके साथ अगर अलग कर दें तो ये दोनों क्या बनते हैं, ओ में परिवर्तित होते हैं। समझ आ रही बात, मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, एक बार रुको। पै जमा अ जमा ऊ जमा अ जमा न जमा अ, ये स्वर ही है। अगर हम इसको जोड़ें तो प बना, इसको जोड़ें ऊ और अ, ऊ प्लस अन्य स्वर क्या बना हमारा, ये देखो वह बनता है, ये वह बन गया। न प्लस अ क्या बना, न, तब भी पवन बन रहा है। अगर हम इसकी ओर, आपने बीजगणित सीखी होगी गणित में, दूसरे तरीके से सीखे, इसको हलंत में ही रखें। इन दोनों को अगर जोड़ें, ए और ऊ को, इसको अगर जोड़ दें, ए और ऊ क्या बनता है संधि में, क्योंकि वर्णों का जोड़ ही तो है, तो ये क्या बनता है, ओ, ठीक। अब ये बच गया, ये 3 बच गए ना। तो ए तो स्वर है, ये तो किससे जुड़ेगा, बाद न हलंत वाला, न लंगड़ा है, इसके साथ स्वर जुड़ने पर वो न पूरा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये पै में ओ की मात्रा जुड़ेगी तो क्या बन गया, पो, और ये अन, क्या संधि विच्छेद ठीक नहीं बना, पौन, पवन। समझ आ गई। अब इसी प्रकार नयन है हमारा, नयन भी हमारा आधा स्वर है। इसे पहले टुकड़े करेंगे। न में ए है, फिर य में ए है, फिर न में ए है,
ये है एक तो इसका वर्ण विच्छेद ये ठीक है हमारा। यह का आधा स्वर है, हलंत आते ही हम इसे क्या रूप लिख सकते हैं? ई में। न अ यह को हमने ई में लिख दिया, उसके बाद अ न अ। अगर हम इसको जोड़ें, न और हलंत है, हलंत हट जाएगा, न बन जाएगा। ई और अ, ई प्लस अन्य स्वर आते ही क्या बनता है वो? ये य बनेगा। न में अ जुड़ा, हलंत हट गया तो न, तब भी नयन ठीक है। अगर हम इसको अलग और तरीके से करके देखें, ये न हलंत रह गया, अब ए और ई जोड़ने पर क्या बना? ए में ई स्वर जोड़ने पर कौन सा स्वर बनता है? नहीं, बड़ी ई तो छोटी ई जमा छोटी ई या बड़ी ई जमा बड़ी आई, एक ही मात्रा बनेगी, आई बना। उसके बाद अ तो स्वर है अपने आप से, ये हलंत है, इसमें अ जुड़ने पर क्या बना हमारा? न पूरा। ये और ये जुड़ने पर, क्योंकि ये दोनों में जुड़ गया, ये तीन रह गए हमारे पास। इन तीन में अ तो यहाँ पे आ गया और न और ए पूरा बन गया बिना हलंत का। अब इसमें अगर ये एक ही मात्रा जुड़े तो ये एक ही मात्रा से चली जाएगी, इन दोनों के जोड़ से एक ही तो मात्रा यही होती है ना। उसके बाद अन, ने जमा अन बराबर नयन। तो आपके लिए ये एक चीज़ नई थी विशेष रूप से कि य और व दो अर्ध स्वर होते हैं। य को अर्ध स्वर में हम ई मानते हैं और व को अर्ध स्वर के रूप में उ मानते हैं। तो हमारी संधि, हमारी हिंदी व्याकरण जो है वो बड़ी नियमों पर आधारित है। ऐसे ही कोई मात्रा नहीं बना दी गई है, सिद्ध किया गया कि अब अगर कोई भी आ जाता है तो आप इसके आधार पर विच्छेद करके बता सकते हैं कि ये विच्छेद ठीक है, ये विच्छेद भी ठीक है, इवन ये विच्छेद भी ठीक है, जो न जमा ए जमा न, ये भी विच्छेद ठीक है। तब आप इस वर्तनी के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। क्लियर? चलो राधे राधे। हो गई? यस। रुको जाओ।